Hello, class 10th. How are you all? I hope you all are fine. This is your English teacher, Mrs. Priya. So, today we are going to do our next lesson from First Flight of Snow by Robert Frost. So, listen carefully and try to follow each and every instruction. Okay? So, the poem is written by Robert Frost. He's a very famous poet, writes a lot of poems on nature. Is a nature lover. So let's get started with the poem. Dust of Snow. I'll read it first. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So the poem is about dust of snow. So what is dust here? यहाँ पर dust जो है वो उसका मतलब है झाड़ना, किसी चीज को झाड़ देना. Dust of snow यानी snow को अपने ऊपर से झाड़ना. So यहाँ पर a crow, okay, shook down on me the dust of snow. So who shook down the dust of snow? A crow from a hemlock tree. So what is a hemlock tree? It is said to be a poisonous tree. See, can you see the picture? It is said to be a poisonous tree. Grows in hilly and snowy areas. स्नोई और हिली एरियाज में उगता है, एक पॉइजनस ट्री कहा जाता है. देखिए उस पे स्नो है, राइट. A crow shook down on me. There was a crow sitting on a hemlock tree. और उसने जो है on me, मेरे ऊपर, यानी the author was standing under the tree. उसने author पर dust of snow जो है वो झाड़ दी है, right? So shook. What is shook here? See, shook is the second form of word shake. Can you see now? Shook. Second form of word shake. Shake यानी हिलाना. उसकी second form यानी past form है. उसने हिलाया पेड़ को और पेड़ पर से जो ऑथर है उसके ऊपर क्या झड़ा? ऑथर के ऊपर क्या गिरा? Dust of snow. Dust of snow. Okay. Has given my heart a change of mood. My यहाँ पर author ही है हर जगह. Has given my heart. Heart everybody knows. तो ऑथर का कहना है कि जैसे ही उस क्रो ने मेरे ऊपर स्नो जो है वो गिराई हेमलॉक ट्री से, तो उस वजह से मेरे मन में एक चेंज ऑफ मूड आया. मेरा मूड चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने मेरे दिन के एक ऐसे हिस्से को बचा लिया ऑफ अ डे आई हैड ड्यू, जिसे मैं रिग्रेट करता, जिसे मैं बेकार कर देता, जिसके लिए मैं पछताता. सो अगेन द वर्ड रूड हियर, इट मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट. ये दो ही डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं यहाँ पर. हेल्ड इन रिग्रेट. रिग्रेट मीन्स पछतावा. अगर मैं अपना वो दिन खराब कर देता तो मुझे बड़ा पछतावा होता, राइट. सो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर स्नो गिराई, स्नो उसने मेरे ऊपर डस्ट की हेमलॉक ट्री से, उस वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया. कई बार क्या होता है कि हमारा मूड बहुत ख़राब होता है, सॉरी मेरा मूड अच्छा हो गया. काफ़ी बार क्या होता है हमारा मूड बहुत ख़राब होता है एंड वी आर ऑल अलोन. हमें ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या छोटी सी भी कोई ऐसा इंसिडेंट, छोटी सी भी कोई चीज़ हमारा मूड बहुत अच्छा कर देती है, हमें हैप्पी कर देती है, और फिर हम सोचते हैं हमने क्यों मूड ख़राब किया, है ना. ऐसा ही सेम डस्ट ऑफ स्नो में हुआ है.
ऑथर जो था एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और शायद वो, हम अज्यूम ही कर सकते हैं, शायद वो बहुत उदास था। ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज वेरी सैड। ओके, और जैसे ही उसके ऊपर वो स्नो गिरी, मे बी वो उसे उसकी कोल्डनेस मिली एंड ही फेल्ट वेरी गुड, और उसकी वजह से उसका मूड जो है वो बहुत चेंज हो गया, और उसकी वजह से उसके दिन का वो हिस्सा खराब होने से बच गया, जो वो बाद में बहुत पछताता जिसे खराब करके। ऑब्वियसली जब हमारा मूड खराब होता है तो हम बहुत सैड होते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हमारा मूड अच्छा होता है हम सोचते हैं हम पता नहीं क्यों इतने सैड थे, हम अपना दिन खराब कर रहे थे। मूड खराब करके हम दिन ही और टाइम खराब ही करते हैं ना अपना। तो हम इतने खराब क्यों हो रहे थे, हम इतने परेशान क्यों हो रहे थे, राइट। सो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट, एक बहुत शॉर्ट पोम है, छोटी सी है। इट इज जस्ट अबाउट अ चेंज ऑफ मूड दैट यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। आपके साथ भी होता होगा ना, है ना, सबके साथ होता है। इट इज फॉर एवरी इंडिविजुअल, दिस इज ह्यूमन नेचर। हम अपना मूड खराब करते हैं, छोटी सी भी कोई इंसिडेंट, कोई घटना ऐसी हो जाती है जिससे हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। सो इन दिस पोम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द वे, जिस तरीके से एक क्रो ने उसका मूड चेंज कर दिया, द डस्ट ऑफ स्नो ने उसका मूड चेंज कर दिया, और उसके दिन का वो हिस्सा जो वो रिग्रेट करता वो खराब होने से बच गया। ओके, सो दिस इज द पोम, बहुत छोटी सी है। सो अब हम इसकी राइम स्कीम डिस्कस कर लेते हैं क्लास। व्हाट इज राइम स्कीम? देखो मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था, राइम स्कीम होती है, हम लास्ट के वर्ड देखते हैं, राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग जिनकी सेम साउंड। फॉर एग्जाम्पल क्रो, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। लेट्स टेक क्रो। क्रो का राइमिंग आप देखो, नेक्स्ट वर्ड में, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है मी, नहीं ये तो नहीं है। फिर आ रहा है स्नो, आ रहा है राइट। देन देखो मी जो है वो ट्री से कर रहा है ना। देन आ रहा है हार्ट, हार्ट ट्री स्नो मी क्रो किसी से नहीं मिल रहा, हार्ट मिल रहा है पार्ट से, राइट। और फिर आ रहा है मूड, और फिर आ रहा है रूड, ये अलग अलग है। तो हम सबसे ऊपर से करना शुरू करेंगे। क्रो, मान लो हम इसे ए दे देते हैं, ठीक है, तो फिर स्नो भी ए ही हो गया, राइट। फिर हम मी को दे देते हैं बी, तो ट्री भी बी ही हो गया। अब इनसे तो ये नीचे वाले मैच नहीं कर रहे, राइट। हार्ट को हम दे देते हैं सी, तो पार्ट भी हो गया सी। मूड को दे देते हैं डी, तो रूट भी हो गया डी। सो द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम इज नाउ ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, राइट। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस में पूछी जाती है, सो यू शुड बी नोइंग दिस। ओके, इसके अलावा हम एक और चीज देख लेते हैं, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, आपने हिंदी में अलंकार तो पढ़े होंगे, राइट। सो इंग्लिश में भी ऐसी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिमिली जो आपने पढ़ा है, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, आयनी, है ना, एजोनेंस, कि ऐसी बड़ी सारी फिगर्स होती हैं जो हमें फॉर्म में मिल जाती हैं। यहाँ पर जो है कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। एक तो है एलिट्रेशन, कैन यू सी एलिट्रेशन, एस साउंड, देखिए रेपिटेशन ऑफ एस साउंड है, दिस इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। सो एस एस साउंड इज एलिट्रेशन। मैं आपको बहुत सिंपल वाली समझा रही हूँ, अदरवाइज तो बहुत सारी हैं। सो हम देखेंगे alliteration. Alliteration is there. You can write it. Saved sum. SS. अब एक और मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पर एजोनेंस भी है, कॉन्सोनेंस भी है, एंजाममेंट भी है। देखो जब अब देखा आपने इस पूरी पोम में देखिए कहीं भी पंचुएशन नहीं है। हमारे पास दो पैराग्राफ्स हैं, एक दिस इज एंड एक वन इज दिस। सो कहीं भी यहाँ पर क्या है, चारों में पंचुएशन नहीं है। जब भी कोई चार लाइंस ऐसे कंटिन्यू होती हैं और टू और मोर लाइंस ऐसे कंटिन्यू होती हैं और उसमें कोई पंचुएशन नहीं होती है, देन दिस इज कॉल्ड एज एंजाममेंट। ठीक है, तो ये भी है फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे, एंजाममेंट।
फिर और भी हैं एजोनेंस कॉन्सोनेंट्स, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी, बिकॉज अभी मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. अब आपने क्या करना है इसमें, ये फिगर्स ऑफ स्पीच नोट करने हैं, राइट? मैं बता देती हूँ, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपने क्या क्या करना है. वर्ड मीनिंग्स नोट करने हैं. नंबर 1 इज, ओके विल टेक वाइट. वर्ड मीनिंग्स लेसन के लिखने हैं, होम के, राइट? नंबर 2 इज यू हैव टू राइट द पोम. यू कैन इवन ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो, ठीक है? वर्ड मीनिंग्स और पोम ज़रूर लिखेंगे. देन यू विल राइट फिगर्स ऑफ स्पीच, जो मैंने अभी आपको बताई हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच, एंजाममेंट और एलिट्रेशन, वो दो ही आप लिखिएगा सिर्फ, राइट? So you'll do this work, it's very small, we'll discuss the question answers later on. So that was it. You will even write the summary of the poem. Next time जब मैं आपको इसके extracts दूंगी या short question answers दूंगी, then I'll also give you the summary. Okay, on Monday we will also do one more poem, Fire and Ice. आप पढ़ के रखिएगा पहले से, and we'll do question answers of this one. या दोनों के एक साथ कर लेंगे as in how it is convenient for us. Okay, bye for now. Take care and do watch the video carefully.